हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी अच्छे ध्यान से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 17 विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। वाक्य में अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का सही स्थान पर प्रयोग करना आवश्यक होता है। वाक्य बोलते समय या लिखते समय उचित स्थान पर ठहरने से वाक्य की सार्थकता और स्पष्टता बनी रहती है। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। पहला वाक्य। इससे स्पष्ट नहीं होता कि वाक्य बोलने वाला रोकने के लिए कह रहा है या अथवा ना रुकने के लिए कह रहा है, अतः यह एक अस्पष्ट वाक्य है। इस वाक्य में स्पष्टता तभी आएगी जब इसमें विराम चिन्ह लगा दिए जाएंगे। दूसरा वाक्य। इसको बोलने में रोको के बाद वाक्य बोलने वाले को कुछ देर ठहरना है, फिर बोलना है मत जाने दो। वाक्य का अर्थ अब स्पष्ट है कि वाक्य बोलने वाला रोकने के लिए कह रहा है। तीसरा वाक्य, इसमें विराम चिन्ह मत के बाद लगा दिया गया है, अतः वाक्य बोलने वाले को रोको मत के बाद कुछ देर ठहरना पड़ेगा, फिर वह बोलेगा जाने दो। अब इस वाक्य का अर्थ होगा रोकना नहीं है, जाने देना है। उपयुक्त वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के सही अर्थ को समझाता है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये विराम चिन्ह है जो यूज में लाते हैं अपने हिंदी वाक्य में। पहला है पूर्ण विराम। किसी बात के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है, जैसे तुम स्कूल जाओ, नदी बहती है। चौपाई व प्राचीन छंदों के अर्ध भाग के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। अल्प विराम यानी थोड़ा सा आराम जहाँ पे होता है, जहाँ पे थोड़ा सा ठहराव होता है। समान शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए तथा उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुनीता, कविता, ऋचा और सविता कल जाएंगी। युवक, तुम आज मेरे साथ चलो। अल्प विराम का प्रयोग प्राय निम्नलिखित स्थितियों में होता है। चलिए देखते हैं किन किन स्थितियों में हम करते हैं। पहला है जब किसी उपवाक्य के अंदर दूसरा उपवाक्य आ जाए, जैसे ज्ञान सिंह जो रायगढ़ के राजा थे युद्ध करते हुए किले से बाहर निकल आए। हाँ, नहीं या संबोधन शब्दों के पश्चात, जैसे बहन वह चला गया, हाँ मेरा भी यही मानना है। एक ही प्रकार के पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे वह परिश्रमी, बलवान, पढ़ाई और सत्यवादी है। उसके पास आवास, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। उद्धरण चिन्ह से शुरू होने वाले उपवाक्य से पहले, जैसे बांसुरी वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मिश्रित वाक्यों के विशेषण उपवाक्यों को अलग करते समय, जैसे वे स्वामी जी जो पिछले सप्ताह हमारे गांव आए थे आज वायुयान से दिल्ली चले गए। तो इसमें विशेषण को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। लेकिन, क्योंकि, इसलिए, फिर, नहीं तो, कारण जैसे आदि समुच्चय बोधकों से पहले, जैसे लेकिन ना मैं तब बालक हो सकता था, ना जवान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। आप पुराने मित्र हैं, हितैषी हैं, इसीलिए मैं, या कुछ भी इसके आगे आप लिख सकते हैं कि इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे। तीसरा है अर्ध विराम। इसका प्रयोग अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए किया जाता है। रोहित बहुत दुबला पतला है लेकिन कमजोर नहीं है। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जैसे एक ही समूह के रूपों का वर्गीकरण करते हुए इसका प्रयोग होता है, जैसे संज्ञा या संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन और कारक, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के प्रकार या प्रविशेषण के लिए।
दूसरा, किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पहले आता है, जैसे पुरुषों के नाम से पहले श्री शब्द का प्रयोग होता है, जैसे श्री सुशील कुमार। समानार्थीकरण वाले वाक्यों में किसी भाव मुख्य भाव पर बल देने के उद्देश्य से प्रयुक्त होता है, जैसे भारत में स्वतंत्रता का शंखनाद मोहनदास ने फूका। ये आ गया अर्धविराम। अहिंसा और असहयोग के अस्त्र उन्होंने ही दिए। अस्त्र, ये फिर अर्धविराम। अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उनका नेतृत्व भी उन्होंने किया। पूर्ण विराम। मिश्र और संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट होने के लिए या करने के लिए उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। अर्धविराम, जैसे गांधी जी नहीं रहे अर्धविराम, वे तो अमर हो गए। प्रश्नवाचक। अगला है प्रश्नवाचक। इसका प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में होता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कब आए। अनिश्चयात्मक भावों को बताने वाले वाक्य के अंत में भी यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे संभवतः आप वैज्ञानिक हैं, यानी ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, डाउटफुल है। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, इच्छा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे अरे तुम प्रतियोगिता जीत ली, तुमने प्रतियोगिता जीत ली, हाय दीपक फेल हो गया। विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के अंत अथवा मध्य में प्रयुक्त होता है, जैसे आह उसे कितनी निराशा हो रही है, कैसा भव्य दृश्य है। विस्मय सूचक चिन्ह प्राय विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, निषाद। विस्मय सूचक चिन्ह प्राय विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, विषाद, घृणा, भय, प्रार्थना आदि के लिए सूचक के बाद तथा पदबंधों के अंत में आते हैं, किंतु कभी कभी उपवाक्यों तथा वाक्यों के अंत में भी आते हैं, जैसे आश्चर्य, अरे कितनी ऊंची दीवार है। प्रशंसा, वाह ताजमहल सर्वश्रेष्ठ इमारत है। विषाद, हाय श्रीकांत चोटिल हो गया। हर्ष, आहा मैंने इस वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान पा लिया। प्रार्थना, हे प्रभु हमें शक्ति दो। घृणा, छी कैसी दुर्गंध आ रही है। संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है, उसके लिए मुझे क्षमा दीजिए। साथियों, आज देश के लिए प्राण न्योछावर करने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को उसी रूप में कहने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मीना ने कहा मैंने गाना नहीं गाया, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगा। माता जी ने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए, अर्थात उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों जब हम बताते हैं तो उस तब हम करते हैं। किसी कविता, कहानी, लघु कथा, पुस्तक के नाम, व्यक्तियों के उपनाम आदि को उद्धृत करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दिनकर जी की रश्मिरथी तथा प्रेमचंद जी का गोदान हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। योजक चिन्ह। समानाधिकरण पदों तथा समासिक शब्दों को मिलाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी के बीच में योजक चिन्ह का हमने प्रयोग किया। नर नारी, पशु पक्षी, कभी कभी, देव दानव, सुर असुर, रात दिन, अच्छा बुरा आदि। कोष्ठक यानी ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में हम। वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो कोष्ठकों में दी जाती है। कोष्ठकों का प्रयोग प्राय वाक्य के बीच में होता है, जैसे गिरधर, अर्थात हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया यानी कोष्ठक, श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, सुदामा के सखा थे। कोष्ठकों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में भी किया जाता है। संवादों में अभिनय संकेतों को कोष्ठक में रखा जाता है। भीम उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, वीर हैं तो सामने आए।
लक्ष्मीबाई आगे बढ़कर अपनी सेना से बोलती हैं, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। क्रम सूचक अंकों या वर्णों के साथ जैसे दिशाएं चार होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और घ दक्षिण। तीसरा, कभी कभी वाक्य में व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठकों में रखा जा सकता है, जैसे आयुर्वेद जीवन दान देने वाली विद्या की शिक्षा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति कोष्ठक में यानी दुष्ट से दूर रहने में कल्याण है। लाघव, इसका प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एम लाघव कॉमा। इसके और भी अन्य उदाहरण होते हैं, जैसे डॉक्टर को हम डा लिखते हैं और फिर लाघव लगाते हैं। विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अब कम होता जा रहा है। आजकल विवरण चिन्ह के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे प्रतियोगियों के नाम निम्नांकित हैं, तो यहाँ पे लगाया विवरण चिन्ह, 2 डॉट है यानी 2 बिंदु और एक ये माइनस का साइन। निर्देशक चिन्ह, वाक्य में आगे आने वाले विवरण का संकेत देने के लिए और संवादों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं। तिवारी जी, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह, आप उदास क्यों बैठे हो? दीनानाथ, क्या कहें, तबीयत ठीक नहीं है। हंस पद चिन्ह, लिखते समय यदि कोई अंश छूट जाए तो हंस पद लगाकर वाक्य के ऊपर छूटा हुआ अंश लिख देते हैं। जैसे मेहनती व्यक्ति हाथों की लकीरों में विश्वास नहीं रखता। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा से इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।